हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के आज हम लोग कुछ एप्लीकेशन के बारे में डील करेंगे। तो हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ में जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स acts at angle theta, then find the resultant force। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन है। आप लोग आज पेन और बुक के साथ बैठे क्योंकि आज हम कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा केवल और केवल कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशन पे बेस होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट्स एट एंगल थीटा, देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। कह रहा है कि दो हमारे फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो एक एंगल पे जो है क्या है, दोनों एक्ट कर रहे हैं। तो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम लोग देखा जाए, मान लेते हैं हमारे पास ये दो फोर्स है। क्या है? दो फोर्स है। एक फोर्स F1 है और एक फोर्स क्या है हमारा F2 है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, सेम है। और ये दोनों किस एंगल पे हैं? थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास दो फोर्स है, एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है, जो किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों के बीच रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम 11th में पढ़े होंगे कि जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो उनका वेक्टर जो हमारा होता है वो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। तो रिजल्टेंट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमारे वेक्टर है वो कितना है, मान लेते हैं F1 है। और एक हमारा वेक्टर B जो है वो है हमारा कौन सा वेक्टर? F2 वेक्टर। ठीक है। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो अगर R वेक्टर निकालना हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। यानी कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितने के बराबर है? F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर। और ये दोनों जब एक का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को हम किसके बराबर ले सकते हैं? F के बराबर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और कितने के बराबर? मान लेते हैं F1 जो है F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो कितने के बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। अब हम 11th में पढ़े होंगे कि जब दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? R वेक्टर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर यहाँ दोनों वेक्टर की वैल्यू को रखें तो वेक्टर R इजिकल टू ए की जगह पे कौन है, मान लेते हैं F1 वेक्टर। F1 किसको बराबर है? F के बराबर। तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 होगा प्लस 2ab cos थीटा। तो 2f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है। फिर हम अगर मान लेते हैं R वेक्टर इजकल टू, इसको f स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा? 2f स्क्वायर। और f स्क्वायर से हम लोग एक कॉमन ले लेते, कितना बचा? 1 प्लस cos थीटा। ठीक है। तो अब R वेक्टर इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा? अंडर रूट में 2f स्क्वायर। अगर 1 प्लस cos थीटा को लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से अगर हम बात करें, देखा जाए तो R वेक्टर इजिकल टू लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 4 f स्क्वायर। अगर इसको रूट अंडर से बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो होगा 2f cos थीटा बाई 2। 2f cos थीटा बाई 2 जब 4 हो जाएगा, 4 से रूट बाहर 2f स्क्वायर से f और cos स्क्वायर थीटा से अंडर रूट बाहर 2f cos थीटा बाई
2 मिलेगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। दो वेक्टर के बीच लगने वाला ये रिजल्टेंट फोर्स है। कब? जब दो फोर्स क्या है? इक्वली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसको। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है दोनों वेक्टर के बीच में, उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा। इन दोनों फोर्स के बीच जो है, हम मान लेते हैं क्या दिया है हमारा, क्या है कि अगर हम देखा जाए ध्यान से, मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा दिया क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। ये हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स। अगर हम नेट रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन जानना चाहते हैं इन दो वेक्टर के बीच में, क्या जानना चाहते हैं? डायरेक्शन जानना चाहते हैं। हम क्या जानना चाहते हैं? नेट डायरेक्शन बिटवीन टू फोर्सेज। क्या? नेट डायरेक्शन बिटवीन टू फोर्सेज। तो नेट डायरेक्शन इन दोनों फोर्स के बीच में क्या होगा? हम लोग 11th में पढ़े होंगे क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू, जो हमारा सेकेंड वेक्टर होता है उसके साथ साइन जाता है, यानी कि b साइन थीटा, और जो हमारा a प्लस और कितना हो जाएगा b कॉस थीटा। ये वो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला पढ़े थे 11th के क्लास में। tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, तो ए बी के जगह पर एफ की वैल्यू रख देते हैं क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा अपान में ए की जगह पे क्या लिख देते हैं, एफ प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लेते हैं, एफ ऊपर साइन थीटा, नीचे से हम एफ को कॉमन ले लेते हैं तो मिलता है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ से एफ क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा tan अल्फा इजकल टू जो बचेगा वो होगा सैन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इसके आगे हम लोग नोट करें क्या, आगे इसके हम नोट करते हैं क्या, इसी के आगे हम नोट करते हैं, इसी पॉइंट के आगे यहां से देख लेते हैं क्या कि अगर tan अल्फा इजकल टू देखा जाए तो दिया क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपान में अगर 1 प्लस कॉस थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक कॉस से हमारा एक कॉस कैंसिल, एक 2 से हमारा क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, तो मिलेगा क्या हमें tan अल्फा इजकल टू tan थीटा बाई 2, यानी अल्फा की जो वैल्यू है मिलेगी कितने मिलेगी, थीटा बाई 2। बहुत ही मजेदार एक कंसेप्ट हम लोग यहां से राइज किए क्या कि अल्फा इजकल टू थीटा बाई 2 का मतलब क्या है कि ये दो वेक्टर के बीच जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इसको थीटा बाई 2 से क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि क्या मिलेगा हमें, एफ नेट मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ नेट, यानी जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है वो दोनों मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां से हमने क्या नोट निकाला, नोट कि इफ टू फोर्सेज हैविंग क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड, then it bisect at an angle थीटा बाई 2। कहने का मतलब क्या हुआ ये
कि जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एक दूसरे को θ/2 पे क्या करेगा, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो θ/2 पे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग इसके आगे बात करते हैं, क्या अगर इसके आगे देखा जाए तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा आ रहा था, क्या हमारा जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था एफ नेट, वो हमारा कितना था, 2f cos θ/2 था। 2f cos θ/2 था हमारा। ये तो मैग्नीट्यूड के टर्म में था। अगर डायरेक्शन को हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन जो था हमारा अल्फा इजकल टू θ/2 पे क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, θ/2 पे क्या कर रहा था, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था। अगर इस फार्मूले को हम लोग ध्यान से देखें, इस फार्मूले में एफ नेट इजकल टू दिया है हमारा 2f cos θ/2। ठीक है, 2f cos θ/2 दिया है। इफ अगर हम मान लेते हैं, इफ थीटा की वैल्यू कितना मान लेते हैं, 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो cos ये 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर कितना मिलेगा, 2f। थीटा की वैल्यू जब 0 रखा तो नेट फोर्स में कितना मिला, 2f मिला। ठीक है, अब इसके हम आगे की बात करते हैं। और क्या, इफ अगर थीटा की वैल्यू हम लोग रखते हैं कितना डिग्री पे, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे 90 रखेंगे तो 90/2 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एफ नेट कितना हो जाएगा, 2f cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री जो वैल्यू होता है हमारा होता है 1/√2। तो ऊपर हमें कितना मिलेगा, √2f। कितना मिलेगा, √2f। अगर यदि थीटा की वैल्यू हम लोग 60 डिग्री रखते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री रखते हैं, 60 डिग्री रखते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे हम लोग तो हमें नेट फोर्स कितना मिलेगा, एफ नेट इक्वल टू 2f cos 30 डिग्री हो जाएगा। cos 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें कितना फोर्स मिलेगा, √3f। ठीक है, अब यदि हम थीटा की वैल्यू मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर हम 180 डिग्री रखते हैं तो हमें नेट फोर्स कितना मिलेगा, 2f। और 80 डिग्री रखेंगे इस इक्वेशन में जब, तो 180/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जब हम 180 डिग्री रखेंगे तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। कितना होंगे, एंटी पैरेलल। 180 डिग्री पाई रेडियन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे थे उसकी जो मैग्नीट्यूड था वो था 2f cos θ/2 और उसका डायरेक्शन था वो अल्फा इक्वल टू θ/2 पे क्या कर रहा था, यहाँ पे ये अल्फा इक्वल टू θ/2 पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करिए, इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अगर हम लोग दूसरे की बात करें, क्या दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं हम लोग, क्या वो कंसेप्ट है, जरा ध्यान से इस इक्वेशन को देखिएगा
वेक्टर वगैरह का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ के आगे हम कुछ बात करते हैं, एक टर्म और है और वो हमारा क्या है उसको थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन आप लोग हम देते हैं, हमारे पास 3 इक्वी चार्ज है, क्या है, चार्ज है क्यू क्यू। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, क्या लिया हमने, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जिसके हर एक कॉर्नर पे एक क्यू चार्ज है, क्या है, क्यू चार्ज है, 3 इक्वल चार्ज है, क्या है। क्वेश्चन लिखे तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल and equal triangle having 3 equal charges, 3 equal charges at 3 equal charges at corner, 3 equal चार्ज है किसके, कॉर्नर पे, एंड साइड कितना दिया है, मान लेते हैं साइड हमारा ए दिया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जिसके हर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, क्या है, क्यू चार्ज रखा है। इस पॉइंट का नाम देते हैं, मान लेते हैं ए कॉर्नर है, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी कॉर्नर है, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी कॉर्नर है। हमने एक क्वेश्चन लिया, इसमें क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके पास 3 इक्वल एंगल्स चार्जेज हैं और इसे कॉर्नर पे हर एक चार्ज रखा है, ए कॉर्नर पे क्यू है, एक बी कॉर्नर पे क्यू है, सी कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, यानी कि हर एक पॉइंट पे हमारा चार्ज क्या है, क्यू है, और इसके तीनों कॉर्नर पे यानी कि वर्टेक्स पे हम चार्ज को रखे हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, इसमें से किसी एक चार्ज पे फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, किसकी फोर्स निकाल दीजिए, फोर्स निकालिए। तो इसके कुछ इससे स्टेप है, उस स्टेप को जरा लिख लीजिए आप लोग। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि चार्ज को पहचानो, क्या है, चार्ज को पहचानो, या कह सकते हैं हम लोग चार्ज को पहचानो, उस चार्ज को पहचानो जिस चार्ज पे आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स निकालना चाहते हैं। उस चार्ज को पहचानिए जिस चार्ज पे आप फोर्स निकालना चाहते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कह सकते, कहता है कि बाकी को काउंट करिए। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, बाकी को काउंट करिए। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम क्या करिए, ड्रा करिए। चौथा कंसेप्ट क्या कहता है कि वेक्टर सम कर दीजिए, क्या करिए, वेक्टर लॉ से सम करिए, क्या करिए, इसको वेक्टर लॉ से सम करिए। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है उस चार्ज को पहचानिए जिस चार्ज पे क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स निकालना चाहते हैं। दूसरा क्या कहता है कि जो बाकी चार्ज बचे हैं उसको क्या करिए, काउंट करिए। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करिए। चौथा क्या कहता है कि वेक्टर लॉ से उसको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वेक्टर लॉ से सम कर दीजिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टेप का, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे।
अगर मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज दिया है, क्या दिया है, चार्ज दिया है ये वाला, हम मान लेते हैं कि बी चार्ज को क्या करते हैं, पहचान करते हैं। स्टेप पहला हमारा क्या था कि इन तीनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को आप पहचान करिए। हम इस चार्ज को पहचान करते हैं, आप इस चार्ज को भी पहचान कर सकते हैं, इस चार्ज को भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पॉइंट बी था, इस पे हमने चार्ज क्यू को पहचान किया। अब बाकी को काउंट करिए, बाकी को काउंट दोगे, बाकी क्या हमने काउंट कर लिया। अब हमारा तीसरा कंसेप्ट था कि फ्री बॉडी डायग्राम करिए, डायग्राम ड्रा कीजिए। क्या करिए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कीजिए। तो इस क्यू के द्वारा इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं क्या है, F1 है। इस क्यू के द्वारा इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, ऐसे मान लेते हैं फोर्स क्या है, F2 है। क्या है, F2 है। तो मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वल ट्रायंगल है 3 इक्वल चार्जेस। क्या है, 3 इक्वल चार्ज है। ये हमारा फोर्स F1 है और ये हमारा फोर्स F2 है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का अगर हम फोर्स निकालना चाहें, और साइड हमारे कितना दिया है, ए दिया है। कितना दिया है, ए दिया है। इस चार्ज के बीच में भी साइड कितना दिया है, ए दिया है, और इसका भी साइड कितना दिया है, ए दिया है। यानी कि तीनों साइड कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्वल है, ए ए ए। ठीक है। तो इस चार्ज के द्वारा इस पे फोर्स की वैल्यू निकालें हम लोग, तो हमारा जो एफ आएगा, एफ नेट कितना है, F1 प्लस F2 वेक्टर होगा। और यहाँ से हम लोग और सॉल्व करें आगे, तो एफ नेट इजकल टू क्या होगा, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ नेट इजकल टू, अगर F1 निकालें हम लोग ये वाला, तो के क्यू स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच कितना है, क्यू स्क्वायर। तो F1 इजकल टू के क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच साइड कितना है, डिस्टेंस ए है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम हो जाएगा। क्या, के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। इसके द्वारा अगर इस पे चार्ज लगा तो ये भी क्यू, ये भी क्यू, तो क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स है F1 जो है क्या है, F2 के बराबर है। उसे कितना मान लेते हैं, F मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, F मान लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कितना था, सेम था, तो हमने कितना निकाला था, एफ नेट की वैल्यू 2f cos थीटा बाई 2। ये हमारा क्या था, नेट फोर्स था। तो इन दोनों की वैल्यू क्या दिया है, सेम दिया है। कितना दिया है, सेम दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि एफ नेट की वैल्यू F1 बराबर कितना दिया है, F2। F1 की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, और F2 की जो वैल्यू दी है वो कितना दिया है, के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। ठीक है। F1 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, F2 की वैल्यू इतना दिया है। तो हमारा जो नेट फोर्स है वो है 2f cos थीटा बाई 2। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हमारा फोर्स मिलेगा, 2k क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर cos थीटा बाई 2। एफ की वैल्यू दोनों का कितना दिया है, सेम दिया है, और दोनों F1 जो F2 के कितने के बराबर है, एफ के बराबर है। तो एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, क्योंकि F1 की वैल्यू जो है F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, कितने के बराबर है, एफ के बराबर। कितने के बराबर है, एफ के बराबर है। तो यहाँ से अगर देखा जाए 2k क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, थीटा की वैल्यू कितना होगा। ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू देखा जाए, तो अगर इस एंगल को देखा है तो कितना एंगल है, ये 60 डिग्री है, और इस एंगल को भी कितना मान लेते हैं, 60 डिग्री है। कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 60 की वैल्यू है, लेकिन 60 की अगर हाफ करें तो कितना है, 30 डिग्री,
और cos थीटा डिग्री वैल्यू कितना होता है √3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो एफ नेट आएगा वो कितना √3f, कितना आएगा √3f, और इसकी वैल्यू कितना √3kq² अपान में a², कितना है √3kq² अपान में a²। तो इस पॉइंट पे जो लगने वाला फोर्स था उसकी वैल्यू कितना थी √3kq² अपान में a², कितनी थी √3 = kq² अपान में a²। ठीक है, cos 60 वैल्यू कितना था हमारा थीटा की क्या रख 60, तो 60/2 जो कि 30 cos 30 कितना √3/2। ठीक है, तो हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे थे आप लोगों को कि इस चार्ज पे जो लगने वाला नेट फोर्स था उसकी वैल्यू था √3kq² अपान में a²। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे भी निकालेंगे तो हमारा वैल्यू वही आएगा, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो हमारा वैल्यू यही आएगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे जो लगने वाला फोर्स था उसकी मैग्नीट्यूड क्या थी सेम थी, कितनी थी सेम थी। ठीक है, तो वैल्यू अगर हमारा सेम है तो इक्विलेटर ट्रायंगल में जो हमारा क्वेश्चन था कि 3 इक्वल चार्जेज है कॉर्नर पे उनका साइड है, तो ये हमारा नेट फोर्स था। तो वीडियो का क्या करिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर था एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ में हमने आज 2 क्वेश्चंस को डील किया, इसके आगे हम लोग कल और डील करेंगे क्वेश्चंस को, आप बस देखते जाइए। ठीक है, हम बहुत ही एक अच्छे प्लान के साथ चल रहे हैं, चलते चलते हम लोग आज लेक्चर 8 से लेक्चर 9 की तरफ पहुंच चुके हैं, और ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोग अपने प्लान को, अपने टारगेट को क्या करेंगे सक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो बस आप एक मेंटेन बनाए रखिए, एक धैर्य के साथ पढ़िए, एक आपकी वो रेगुलरिटी होनी चाहिए कि आप एक क्लास में कितने रेगुलर हैं। अगर आप एक रेगुलर के साथ लेक्चर को पढ़ेंगे, एक रेगुलर के साथ कंटिन्यूअस के साथ अगर आप हम लेक्चर हमारे साथ बने रहेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि हम बहुत ही आसानी से कंसेप्ट को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप हमारे साथ उस 365 दिन जुड़े रहिए, हम आपको मंजिल तक पहुंचा के मानेंगे। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।